हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, जो कि काइनेमेटिक्स के वन डायमेंशनल मोशन के अंदर का आखिरी टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और इस टॉपिक से ही एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जानते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो ये पहले हम लोग इसके बारे में कुछ ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं कि पहले ये रिलेटिव वेलोसिटी में रिलेटिव का मतलब क्या है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक दो बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है। ये किसी स्ट्रेट लाइन पोजीशन पर है, ठीक है। ये किसी डिस्टेंस, ये ओरिजिन है 0, ये वहाँ से किसी डिस्टेंस x1 पर है और ये किसी डिस्टेंस x2 पर है इस 0 से, ठीक है। यानी x1 डिस्टेंस हो गया और ये x2 डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो बॉडी ए है वो x1 डिस्टेंस पर है और जो बॉडी बी है वो x2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एक दूसरे के रिलेटिव में बात करते हैं, यानी ए बी के रिलेटिव में किस पोजीशन पर है और बी ए के रिलेटिव में किस पोजीशन पर है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं बी का, तो बी जो ए से इसका डिस्टेंस है वो कितना है। तो ये जो ए है वो बी के रिलेटिव में एक x1 डिस्टेंस पर है, ठीक है। लेकिन ये जो बी है वो ए के रिलेटिव में इस डिस्टेंस पर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में अपना अपना रिलेटिव पोजीशंस है। सिमिलरली इन दोनों के रिलेटिव में अगर ये दोनों बॉडी मूव कर रहा हो, ठीक है, ये मान लेते हैं एक इसका वी ए है, इसका वी भी है, तो इसको देखने में लगेगा कि ये किसी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और इसके भी रिस्पेक्ट में इसका एक रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v1 और v2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है टाइम का, ठीक है। हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं इनका रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट 1 इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 व्हेन बोथ आर इन मोशन। यानी कि जब दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो दूसरे ऑब्जेक्ट का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2, यानी जिस रेट से ऑब्जेक्ट 2 का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, यानी उसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट 1, यानी ऑब्जेक्ट 2 का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे हम लोग कंसीडर करते हैं दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक है ऑब्जेक्ट 1, एक है ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। कंसीडर द ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो ऑब्जेक्ट 1 है इसका वेलोसिटी v1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है इसका वेलोसिटी v2 है, मूविंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहा है। तो एट इंस्टेंट, ये जो इंस्टेंट है ये जब t इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ये मान लेते हैं जब ये t इक्वल्स टू 0 है तो इस इंस्टेंट में इन दोनों का जो पोजीशन होगा वो होगा 1 के लिए x1 एट टाइम 0, x2 एट टाइम 0। यानी जब हम लोग t का एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, तो ये आएगा x1 0 और x2 एट टाइम 0। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा पहला एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, यानी ऑब्जेक्ट 1 के लिए ये हो गया, ऑब्जेक्ट 1 के लिए हो गया x1 एट टाइम 0 और ऑब्जेक्ट 2 के लिए हो गया x2 एट टाइम 0। अब जबकि ये दोनों ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, यानी इसका कोई वेरिएबल वेलोसिटी नहीं है, तो आफ्टर टाइम t, एक टाइम t के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका भी सेम अभी चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एक टाइम t पे। तो इस पोजीशन पे, इस टाइम पे इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो लिखेंगे जब एट टाइम t इक्वल्स टू t, जब ये रहेगा तो ऑब्जेक्ट 1 का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 एट टाइम t और ऑब्जेक्ट 2 का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा वो x2 एट टाइम t, x1 टाइम t और x2 टाइम t, इन दोनों के लिए। तो हम लोग जब इसका वेलोसिटी निकालेंगे दोनों ऑब्जेक्ट का, तो पहले के लिए जब निकालेंगे वेलोसिटी v1 पहले ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी पहले वाला का जो
डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, वो ये डिस्टेंस है, ये जो ये डिस्टेंस है वो क्या है, x1t माइनस x10। तो पहले वाले को हो जाएगा x1t माइनस x10 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल यानी t माइनस 0, यानी ये टाइम t0 से टाइम t तक गया, तो ये जो टाइम इंटरवल हो जाएगा वो t माइनस 0, यानी ये जो हो गया इसको हम लोग अगर लिखे हो जाएगा x1t माइनस x10 डिवाइडेड बाई t, और इसको सिंप्लीफाई करें t को इधर ले आए तो हो जाएगा v1t इक्वल्स टू x1t माइनस x10। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो ये फाइनल जो मेरा आ जाएगा वो हो जाएगा x1t इक्वल्स टू x10 प्लस v1t। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेम अगर जब v2 के लिए निकालेंगे सिमिलरली ये आ जाएगा v2 इक्वल्स टू के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट 2 के लिए तो हो जाएगा x2t माइनस x20 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, यानी 0 माइनस 0 तो t हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा जो फाइनल जो x2t होगा डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, x2t हो जाएगा वो हो जाएगा x20 प्लस v2t। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग क्या इसको कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो मिलेगा ये एक्सप्रेशन x2t माइनस x1t इक्वल्स टू x20 माइनस x10 प्लस v2t माइनस v1t। ठीक है, हम लोग इस पार्ट को इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट साइड में, राइट, तो ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन यानी x2t माइनस x20 सिर्फ x2 का टर्म और x1t माइनस x10 x1 का टर्म और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में v2 माइनस v1t इससे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस टर्म को तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 और ये जो टर्म है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1। तो हम इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इन टाइम t माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इन टाइम t, ऑब्जेक्ट 1 इन टाइम t इक्वल्स टू v2 माइनस v1। इसका हम लोग इसको अब डिनोट कर लेंगे कैपिटल X से, यानी X हो जाएगा x2 इन टाइम t, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इन टाइम t, कैपिटल X2 माइनस कैपिटल X1 इन टाइम t इक्वल्स टू v2 माइनस v1 मल्टीप्लाई बाई t। यहाँ पे हम लोग साइड में लिख लेंगे कि ये जो x2t है वो है स्मॉल x2t माइनस स्मॉल x20 और जो कैपिटल X1 है एट 0 हो जाएगा स्मॉल x1 एट t माइनस स्मॉल x1 एट टाइम इक्वल्स टू 0। ये है, अब हम लोग क्या करते हैं t से डिवाइड कर देते हैं, t को इस तरफ LCS ले आते हैं तो हो जाएगा x2t डिवाइडेड बाई टाइम को इधर मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग जब इस टर्म को देखेंगे तो ये हमको दिखेगा रिलेटिव पोजीशन, ये हो जाएगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x21 यानी x21 इक्वल्स टू हो जाएगा v2 माइनस v1t। x21 हो गया रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, जब t को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x21 डिवाइडेड बाई t इक्वल्स टू v2 माइनस v1, यानी ये जो टर्म हो गया ये हो गया वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, और ये हमारा हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, यानी जब किसी का रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो वो टर्म बाद में आएगा, यानी v21 जिसका निकालना है जिसके रिस्पेक्ट में वो ऐसे डिनोट होगा। सिमिलरली जब हम लोग v12 लिखते हैं यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2, तो हम लोग इसको लिखते हैं v1 माइनस v2, यानी ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2। तो ये हो गया दो एक्सप्रेशन रिलेटिव वेलोसिटी का। अब हम लोग देखते हैं इसे कुछ एनालिटिक टर्म के बारे में, यानी एनालिसिस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी एक्सटी ग्राफ में इसका थ्रू इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो टर्म आया v21 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अब ये जो टर्म है, ये जो v21 का वैल्यू है वो 0 हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है और वो नेगेटिव हो सकता है। ये तीन केस एग्जिस्ट कर सकता है इस v21 का वैल्यू के लिए। तो चलते हैं तीनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं केस 1 इस फिगर के लिए। तो इसमें है कि जब दो ऑब्जेक्ट मूव करता है सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ, तब उस केस में क्या होता है कि ये जो v1 है वो
v2 के इक्वल हो जाता है। यानी इस केस में हम लोग देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक x1 0 पे और एक x2 0 पे। हम लोग किसी भी इंस्टेंट पे जब हम लोग देखते हैं तो हर इंस्टेंट पे इसका जो गैप है, जो पोजीशन गैप है वो इक्वल है। यानी इसका इक्वल टाइम इंस्टेंट्स पे और इक्वल डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी है। यानी ये v1 है, ये v2 है, इस केस में इसका v1 इक्वल्स टू v2 चल रहा है सारे इंस्टेंट पे। तो इस केस में हम लोग जब देखते हैं इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो इस केस में जो हमारा v21 आएगा वो हो जाएगा v2 माइनस v1, ठीक है। ये हो जाएगा v2 और v1 के इक्वल है तो ये सीधा 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस केस में जो v21 होगा वो 0 होगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा केस। इस केस में आता है कि जब v2 बड़ा हो v1 से, यानी ये जो v1 है, जो v2 है और ये v1 है, यानी इस केस में हम लोग जब देखें तो जो ऑब्जेक्ट 2 है वो टाइम के साथ जल्दी जल्दी इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन हम लोग x1 का देखें, जब ऑब्जेक्ट 1 का देखें तो ये टाइम के साथ वेरी स्लो इंक्रीज़ कर रहा है इसका पोजीशन। यानी जो v1 है वो कम है v2 से। तो जब v2 v1 से कम हो तो हम लोग जब इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो इस केस में जो v21 होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी इस केस में v21 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो होगा पॉजिटिव, सिर्फ इस केस में जब v2 v1 से बड़ा है। हमें चलते अब केस 3। तो इसमें है कि तीसरा केस है v2 जब v1 से छोटा हो। यानी हमने पहले केस में देखा कि ये हमारा जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। पहले वाले केस में गैप सेम था, यानी हमारा जो पोजीशन गैप है वो सेम है, यानी वेलोसिटी सेम है। इस पोजीशन गैप में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कोई एक वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी से ज़्यादा है, यानी जो ऊपर वाला है वो ज़्यादा है नीचे वाले से। इस केस में हम लोग देखते हैं कि पहले में तो ये डिक्रीज़ कर रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट 2 है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है और फिर इस पॉइंट के बाद से ये गैप इंक्रीज़ हो रहा है। यानी इससे ये पता चलता है कि पहले बार जब ये इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मीटिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये है टाइम ऑफ मीटिंग, यानी इस स्टैंड पे दोनों का वेलोसिटी मीट हो रहा है। और ये जो पॉइंट है ये है पोजीशन ऑफ मीटिंग, यानी पहले इन दोनों के बीच का पोजीशन गैप जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है और फिर इंक्रीज़ कर रहा है। यानी जो वेलोसिटी 2 है ऑब्जेक्ट का, जो सेकंड ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट 1 है उसका वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है। यानी इस टाइम के बाद से इसका 1 का वेलोसिटी ज़्यादा हो गया वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 2 से। तो इस केस में जो हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी v21 जो होगा वो लेस देन 0 होगा, यानी नेगेटिव होगा। यानी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हमारा जो x2 माइनस x1 है वो पॉजिटिव है, और इस इंस्टेंट के लिए यहीं पे किसी भी इंस्टेंट के लिए आफ्टर मीटिंग पॉइंट ये x2 माइनस x1 वो नेगेटिव है। इसलिए आफ्टर दिस मीटिंग पॉइंट इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये था 3 केस और एनालिसिस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सटी ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे और भी कॉन्सेप्ट के बारे में रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ओपिनियन और व्यूज़ देना ना भूलें।